हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th मैथ का फर्स्ट मॉडल पेपर प्राणी देशवर्ग का, लेकिन नए सिलेबस के हिसाब से करेंगे और अपन हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पहले से लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज। ठीक है, मतलब क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो याद रखना बेटा, नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव मतलब रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है और धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। इसको हमने समझाया है, एग्जांपल से समझना। जैसे यहाँ 1/2 है, 1/2 कैसा रैशनल नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1। मतलब रेसिप्रोकल का क्या होता है कि डिनोमिनेटर को आपको न्यूमरेटर में लिखना होता है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना होता है। हिंदी में न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। यहां वैसे बोल लो नीचे वाला ऊपर वाला, तो नीचे वाले नंबर को ऊपर लिखना है, ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखना है, उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2/1। नीचे 2 था, यहां ऊपर लिख दिया, ऊपर 1 था, नीचे लिख दिया। ठीक है, तो यहां -4/4 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? -4/3। मतलब 4 को ऊपर लिख दिया, 3 को नीचे लिख दिया, माइनस ऊपर था तो ऊपर रहने दिया। तो मतलब ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल कैसा हुआ? नेगेटिव। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर होती है और नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव मतलब नेगेटिव ही होता है। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और धनात्मक का धनात्मक होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज। क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज हिंदी क्या है? किसी विषम संख्या का घन होता है। ठीक है, मतलब कैसा होता है? तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर और होता है, इवन होता है, ये बताना है कि विषम संख्या का घन विषम होता है या सम होता है, ये आपको बताना है। तो बेटा मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं आपको, उसके बाद आंसर देंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का? देखो एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपने 2 का क्यूब किया तो कितना आएगा? 8 आएगा। आपने 4 का क्यूब किया कितना आएगा? 64 आएगा। आपने 6 का क्यूब किया, देखो क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का पावर 3, तो किसी भी नंबर का पावर 3 होता है तो उसका मतलब क्यूब होता है। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका साथ में बता देता हूं आपको। तो 6 की पावर क्या है? 3, मतलब 6 का मल्टीप्लाई 3 करना है आपको, 3 टाइम करना है, 6 × 6 × 6, तो आंसर कितना आएगा? 216। तो देखो ये 2 कैसा नंबर है? इवन मतलब सम है। ये 4 कैसा है? इवन मतलब सम है। ये 6 कैसा है? इवन मतलब सम है। तो ये तीनों के तीन नंबर कैसे हैं भाई? इवन है, मतलब क्या है? सम है। तो और ये इधर आंसर जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है? इवन, मतलब कैसा आ रहा है? सम। ठीक है, तो एक बात सर जी हमारे समझ में आई कि इवन नंबर का जब क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन आता है। इवन नंबर का जब क्यूब करते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन, मतलब सम संख्या का घन कैसा होता है? सम होता है। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स की, तो समझे। जैसे मैंने ऑड नंबर लिया 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। जैसे मैंने ऑड नंबर लिया 5, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। याद ही रख लेना आप। ठीक है, और मैंने ऑड नंबर लिया 7, तो 7 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 7 × 7 × 7, तो आंसर कितना आएगा? 343। कितना आएगा? 343। किसी नंबर का पावर 3 होता है, इसका मतलब होता है क्यूब। ठीक है, और क्यूब सॉल्व ऐसे करते हैं, जितने पावर है उतना मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो ये इधर 3 क्या है? और है। ये 5 क्या है? और है। ये 7 क्या है? और, मतलब 3 भी विषम है, 5 भी विषम है और 7 भी विषम है। तो ये वाले नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं, मतलब विषम है। तो इनका इधर जो क्यूब आया वो भी क्या आया? ऑड आया, मतलब कैसा आया? विषम आया। तो आपको एक बात समझ में आई
कि ऑड नंबर का जब क्यूब कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, इवन नंबर का जब क्यूब कर रहे हैं तो इवन आ रहा है। मतलब क्या होता है कि क्यूब ऑफ ऑड नंबर, मतलब किसी विषम संख्या का घन कैसा होता है, ऑड होता है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑड नंबर। तो क्यूब ऑफ ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर ही होता है। ठीक है, विषम संख्या का घन विषम ही होता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखें देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ बैग इज अवेलेबल फॉर ₹90 इज इफ अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द बैग। मतलब हिंदी में क्या है कि एक बैग 90 रुपए में उपलब्ध होता है जब 10% की छूट दी जाती है। एक बैग 90 रुपए में मिलता है या उपलब्ध होता है जब छूट 10% की दी जाती है। तो बैग का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये है बेटा, अ बैग इज अवेलेबल फॉर ₹90 if discount is 10%, then what is MP। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। मतलब हिंदी में क्या है, यदि 10% छूट पर एक बैग 90 रुपए में मिलता है तो बैग का अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन है कि अ बैग इज अवेलेबल फॉर 90 रुपीज, बैग 90 रुपीज में अवेलेबल हो रहा है जब डिस्काउंट कितना है, 10% है। तो मार्क प्राइस पूछा है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एमपी मतलब मार्क प्राइस इज इक्वल होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, मैं डिस लिख रहा हूं शॉर्ट में, और इनटू आता है बेटा सेलिंग प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो एमपी इज इक्वल होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सेलिंग प्राइस। हिंदी में एमपी क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, एसपी क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो बेटा कोई इंसान 10% छूट कर उसको 90 रुपए में खरीदा तो वो विक्रय मूल्य हो गया, खरीदने वाले के लिए विक्रय मूल्य, लेकिन बेचने वाले के लिए क्या है, वो विक्रय मूल्य। तो मतलब एसपी कितना है, 90 रुपीज है। कितना है, 90 रुपीज। ठीक है, तो देखो भाई ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एमपी इज इक्वल होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू एसपी, या फिर इसको आप ऐसे भी कह लो कि एसपी इज इक्वल होता है 100, एसपी इज इक्वल होता है 100, ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी। ठीक है, एसपी इज इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी। कोई सा याद रखो, एक ही बात है। ठीक है, देखो भाई करके दिखाता हूं सॉल्यूशन, सब कुछ है। एसपी कितना है, ये वाला जो 90 रुपीज है वो क्या है, एसपी मतलब विक्रय मूल्य है। ये डिस्काउंट कितना है, 10%। ठीक है, सारी चीजें दी हुई क्वेश्चन में, तो लगाओ भाई, एमपी इज इक्वल 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10 इंटू एसपी कितना है 90। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 100 अपॉन 100 माइनस 10 कितना हुआ 90 इंटू कितना 90, 90 से 90 खत्म, तो एमपी कितना आया 100, कितना आया 100। ठीक है, तो बैग का मार्क प्राइस कितना है 100 रुपीज।
तो बैग अपन को मतलब मार्क प्राइस कितना लिखा हुआ था, बैग पर 100 लिखा हुआ था, या 10% का छूट देंगे तो कितने में मिलेगा, 90 में मिलेगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस इज इक्वल होता है 100/100 माइनस डिस्काउंट इनटू एसपी। और उसका दूसरा फॉर्मेट ये भी है, एसपी इज इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इनटू एमपी। एक ही बात है, एक याद रख लो कोई सा भी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वही एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा ऐसा अलग से कर रहा हूं आपके लिए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि मार्क प्राइस ऑफ अ बैग is 290 rupees and discount is 40%, then what is SP? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता रहा हूं, समझना। एमपी ऑफ अ बैग इज 290 रुपीज, मतलब एक बैग का जो मार्क प्राइस है वो 290 रुपए है ना, मतलब अंकित मूल्य 290 रुपए है, डिस्काउंट 40% और जो छूट है वो 40% है। तो व्हाट इज एसपी? तो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य क्या है? तो सिंपल भाई, ये वाला जो है वो मार्क प्राइस है, मतलब एमपी है, और ये क्या है आपके लिए, डिस्काउंट है 40%। ठीक है, मतलब छूट है। तो फॉर्मूला लगाओ, हमें पता है भाई, सिंस एसपी इज इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू क्या होता है, एमपी। ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टे 100 गुणा अंकित मूल्य। ठीक है, हिंदी वालों के लिए देयरफॉर एसपी कितना भाई नहीं पता, 100 माइनस डिस्काउंट कितना 40 बट्टे 100 गुणा अंकित मूल्य कितना है 290। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म भाई, आगे क्या होगा, 100 में से 40 से कितना होता है 60 बट्टे 10 है ना, गुणा 29 है ना। तो देखो 0 से 0 खत्म, अब 6 गुणा 6 सॉरी 29 है भाई, 6 गुणा 29 करोगे तो 6 नम्मा 54 की 4 हाथ से लगी 5 6 12 का 17, तो 174 रुपए में वो चीज बेची जाएगी। कितने बेची जाएगी भाई, 174 में। अगर किसी बैग का मार्क प्राइस 290 रुपए है और उसका डिस्काउंट 40% होगा तो वो कितने रुपए में बेची जाएगी, 174 रुपए में, 174 रुपीज में। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू एमपी, मतलब विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस बट्टा बट्टे 100 गुणा अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये ऐसे करना होता है। एक क्वेश्चन ये मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, तो बेटा फॉर्मूला याद रख लेना कि मार्क प्राइस एमपी इज इक्वल होता है 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू एसपी। अगला क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटीज का है, राशियों की तुलना में से। द स्केल ऑफ मैप इज 1:300। देखो गिवन क्या है, स्केल ऑफ मैप 1:, स्केल ऑफ मैप इज 1:300 and two cities are 4 kilometer apart. Two cities are 4 kilometer apart on map. Then what is the actual डिस्टेंस बिटवीन देम? मतलब क्या है कि स्केल ऑफ मैप, मानचित्र का पैमाना 1:300 है और दो शहरों की मानचित्र पर दूरी 4 किलोमीटर है, तो उन दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी क्या है? ठीक है, तो बेटा देखो स्केल ऑफ मैप कितना दिया, 1:300, और दो सिटीज का जो डिफरेंस है मतलब मैप पर कितना है 4 किलोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी करो तो बेटा सिंपल सा तरीका याद रखना। देखो
ये पहले वाला जो होता है, जो पहले वाला होता है ना, वो होता है भाई आपका स्केल। क्या होता है? स्केल। और दूसरे वाला जो होता है वो एक्चुअल डिस्टेंस को बताता है भाई। क्या बताता है? एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, पहले वाला जो होता है वो स्केल, पैमाने को बताता है, और दूसरे वाला जो होता है रेशियो में, वो एक्चुअल डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, वास्तविक दूरी को बताता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि लेट एक्चुअल डिस्टेंस मतलब वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस मतलब वास्तविक दूरी बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों की, इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, x मान लिया मैंने। ठीक है, तो करो देखो, तो 1/300 इज इक्वल, अब ये वाली कौन सी स्केल डिस्टेंस है, तो ये जो स्केल डिस्टेंस यहां है उतनी वहां लिखेंगे, तो 1/x। ठीक है, मैं बता दिया जब भी स्केल ऑफ मैथ दिया हो तो उसमें पहले वाला वैल्यू स्केल होता है, दूसरे वाला वैल्यू एक्चुअल डिस्टेंस होता है। ठीक है, पहले वाला वैल्यू क्या होता है? स्केल, दूसरे वाला क्या होता है? एक्चुअल डिस्टेंस। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए आपको एक्चुअल डिस्टेंस लेट करनी होगी। तो मैंने वास्तविक दूरी या एक्चुअल डिस्टेंस क्या मान ली? x मान ली। तो यहां रेशियो क्या है? 1:300, तो मैंने 1:300 लिखा, इज इक्वल स्केल वाली जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, तो 1, और एक्चुअल वाली मैंने क्या मानी? x, तो 1/x हो गया। ठीक है, तो अभी सॉरी भाई, स्केल वाली डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? ये कितनी है? 4 है भाई। यहाँ कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। यहाँ पर 4 है ना, यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये यहाँ पर स्केल है। ठीक है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मतलब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो x इंटू 1 होगा, तो x होगा इज इक्वल 4 इंटू 300 होगा, तो कितना होगा? 1200। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आएगा? 1200 किलोमीटर। कितना होगा? 1200 किलोमीटर। एक क्वेश्चन ऐसा और समझाता हूं, सेम एग्जांपल एक दूसरा देखो एक्स्ट्रा। मैंने कहा स्केल ऑफ मैथ इज इक्वल 1:50। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप। तो मैंने पूछ लिया एक्चुअल डिस्टेंस। देखो मानचित्र का पैमाना स्केल ऑफ मैप 1:50 है, 1:50 है। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट 5 सेंटीमीटर है मैप पर 2 बिंदुओं की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो वास्तविक दूरी पूछी है, एक्चुअल डिस्टेंस पूछी है। तो ध्यान देना भाई, मैंने माना एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी इज इक्वल, मैंने मान ली x। क्या मान ली? x। ठीक है, ऐसे करना है, समझना। तो अब करना क्या है, मैंने बताया कि रेशियो जब भी मैप वाला दिया होगा तो उसमें पहले वाला वैल्यू क्या बताएगा? स्केल को बताएगा, और दूसरे वाला वैल्यू क्या बताएगा? एक्चुअल डिस्टेंस को बताएगा। क्या बताएगा? एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, वास्तविक दूरी को बताएगा। जब भी मैप ऑफ स्केल दिया हो तो मैप ऑफ स्केल में पहले वाला वैल्यू स्केल को बताता है, दूसरे वाला वैल्यू एक्चुअल डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्चुअल डिस्टेंस मान लेनी। मैंने माना कि वास्तविक दूरी कितनी है 2 बिंदुओं के बीच की? x है। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस आपको लेट कर लेनी है। उसके बाद आपको जो ये रेशियो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? 1:50 लिखा हुआ है। तो मैंने बताया कि रेशियो में पहले वाला वैल्यू स्केल होता है, तो यहां पर स्केल क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर का अलग से। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर का। तो स्केल वाले के इक्वल में स्केल वाला लिखना है, तो 5/। ठीक है, और एक्चुअल वाला कितना माना है आपने? x माना है। ठीक है, स्केल वाले के इक्वल में स्केल वाला लिखना है, तो मैंने 1 यहाँ स्केल वाला डिस्टेंस दिया, 5 क्या स्केल वाला, देख लो 5 है, और अपॉन x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भाई, देखो x का इंटू 1 से हुआ तो x होगा, x इंटू 1 से होगा क्या होगा? x, और 50 इंटू 5 होगा, दिखा देता हूं, 50 इंटू 5, देन आंसर इज 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअल डिस्टेंस इन 2 पॉइंट का कितना आ गया? 250 सेंटीमीटर आ गया। कैसे? मैं बता रहा हूं दोबारा, रेशियो में पहले वाला वैल्यू स्केल होता है, दूसरे वाला एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस लेट कर लेनी है। मैंने कर लिया x।
और स्केल ऑफ मैप जो अलग से दिया होता है रेशियो के अलावा, वो भी स्केल ही होता है। तो देखो ये मैंने बताया पहला रेशियो क्या होता है, स्केल, पहला वैल्यू रेशियो में स्केल क्या होता है, तो यहाँ 1/50 है, तो 1 क्या है, स्केल वाला डिस्टेंस है, तो स्केल वाला इक्वल में स्केल वाला है, तो स्केल वाला कितना 5, तो यहाँ मैंने 5 रखा। एक्चुअल वाला मैंने क्या माना x, तो मैंने x रखा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिंपल, तो x इंटू 1 x हो गया, और 50 इंटू 5 कितना हो गया, 250 सेंटीमीटर। अगर यही डिस्टेंस आपसे किलोमीटर में पूछे तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको पता है, नहीं पता तो याद रखना, ये एक्स्ट्रा लाइव लिख रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10 टू पावर 5 सॉरी -5 किलोमीटर। याद रखना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10 रेज़ टू दी पावर -5 किलोमीटर। 10 की घात -5 किलोमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब वहां रख दो भाई इसका, तो अगर x का वैल्यू किलोमीटर में चाहिए तो क्या होगा, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 250 इंटू 10 टू पावर -5 किलोमीटर। यहाँ इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 गुना 10 की घात -4 किलोमीटर। ठीक है, कैसे हो बेटा बता रहा हूं, देखो समझो, यहाँ कितना है 10 की घात -5 है, तो ये 250 जो है मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं 25 गुना 10, क्या लिख सकता हूं 25 गुना 10। अब देखो ये 10 है मतलब 10 की घात 1 है, और ये क्या 10 की घात -5 है। जब दो सेम बेस वाली नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है प्लस, तो -5 में जब +1 करोगे तो कितना आएगा -4, देखो -4 तो है, ठीक है। जब सेम बेस वाली नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाते हैं, तो -5 में 1 प्लस कितना है -4, तो किलोमीटर में ये डिस्टेंस कितनी होगी 25 इंटू 10 टू पावर -4 किलोमीटर होगी, और सेंटीमीटर में कितनी होगी 250 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कोई क्वेश्चन सामने आया होगा। रेशियो में हमेशा याद रखना, मैथ वाले रेशियो में पहले वाला वैल्यू स्केल होता है, दूसरे वाला वैल्यू एक्चुअल डिस्टेंस होता है, और जो दिया होता है डिस्टेंस मैप पर 2 प्लेसेस का, 2 पॉइंट्स का, तो वो क्या होता है वो भी स्केल वाला डिस्टेंस होता है। तो हमेशा याद रखना रेशियो के इक्वल में जो ऊपर वाला वैल्यू है वो स्केल वाला डिस्टेंस है, तो स्केल वाले के इक्वल में स्केल वाला लिखना है, और एक्चुअल वाला जो डिस्टेंस है वो आपको मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लेना अल्फाबेट में वो रख देना, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना बेटा मेजरमेंट कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल होता है 10 टू पावर -5 किलोमीटर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप लेना चाहो तो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ x इज इक्वल 1 इन x² - 2x + 1 देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। इफ x इज इक्वल 1 देन x² - 2x + 1 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर x का वैल्यू 1 है तो x² - 2x + 1 का मान क्या होगा। तो बेटा करना क्या है, जहां जहां आपको इसमें एक्सप्रेशन में x दिख रहा है यहां वहां 1 रखना है, तो देखो रखो 1 का स्क्वायर, x² लिखा हुआ तो 1 का स्क्वायर -2 x लिखा हुआ तो इंटू 1 और +1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -2 इंटू 1 कितना होता है 2 +1। तो ये सेम साइन है, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो सेम साइन हमेशा प्लस होते, तो 1 + 1 कितना हुआ भाई 2 हुआ, और माइनस में क्या हो रहा है 2, तो 2 - 2 कितना हुआ 0। तो मतलब ये हुआ कि देयरफॉर x² - 2x + 1 इज इक्वल कितना होगा 0। कब ब्रैकेट लिखना x इज इक्वल 1। ठीक है, x इज इक्वल 1 पर x² - 2x + 1 कितना होगा 0। ठीक है, अगला 6th क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या है, ये आपको बेटा ओरली याद रखना है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है। देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में क्या है चतुर्भुज
के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो बेटा डायरेक्ट आंसर याद रखना 360 डिग्री होता है। कैसे आया वो बता रहा हूं मैं। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना बेटा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो किसी बहुभुज के सभी बैस कोणों का योग, बहुभुज के सभी बैस कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बेटा फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। सुन लो, फॉर्मूला है बेटा, सब जगह काम करेगा कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब n का वैल्यू जैसे मैं रखूं 3, कितना रखूं? 3। 3 से कम साइड वाला पॉलीगन पॉसिबल नहीं होता, तो n 3 रखूंगा। तो देखो रखो, तो देखो पहला ऑप्शन समझाऊं आपको मैं, तो 3 - 2 इंटू कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 में से 2 का कितना बचा? 1, और 1 को 180 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 180 आ गया। आओ नहीं आओ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देखो, फिर मान लो मैं n बराबर 4 रखूं, तो देखो कहा होगा? दूसरा 4 - 2 गुणा 180, तो कितना आओ? देखो 4 में 2 कितना बचेगा? 2, और गुणा 180 तो कर दो, तो कितना आएगा? 360। ठीक, तो मतलब 4 साइड वाला पॉलीगन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। 3 साइड वाला क्या होता है? ट्रायंगल। 3 साइड वाला क्या होता है भाई? त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, और 4 साइड वाला क्या होता है भाई? क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। ठीक है, तो याद रखना कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो फॉर्मूला याद रखना। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन बहुत हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के एक बार करके देखना, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे डाउट अपना कमेंट करना। ठीक है, इसके साथ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।